सो गाइस इस एपिसोड में आहान ऐसी की तैसी करने वाला है। सच में पूरा एपिसोड देखकर जाना, मजा ना आए तो कहना, क्योंकि गाइस इस एपिसोड में आहान ऐसे ऐसे मूव करके उसकी चटनी बांटने वाला है। सच में उसको समझ में आ जाएगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो गाइस एपिसोड इतना जबरदस्त होने वाला है कि सच में मजा आ जाएगा एपिसोड में। और पिछले एपिसोड से ये एपिसोड कतई नेक्स्ट लेवल है। और इस एपिसोड में आहान इतनी बुरी तरह से जो धुलाई करने वाला है, मतलब कतई क्रेजी लेवल की फीलिंग आने वाली है इस एपिसोड में। मजा आ जाएगा। आई डोंट नो कि चीजें कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगी इस एपिसोड में। आई डोंट नो, जो भी होगा सच में नेक्स्ट लेवल, कुछ यूनिक, कुछ अलग देखने को मिलेगा इस एपिसोड में। तो गाइस चलिए देखते हैं आखिर क्या होने वाला है इस एपिसोड में। तो आपके जो भी सवाल हो तो कमेंट में कर देना कि नेक्स्ट एपिसोड में आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में भी बहुत ज्यादा क्रेजीपन का सस्पेंस छिपा हुआ है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स फाइट के दौरान आहान के अटैक से डेविड का हाथ टूट जाता है और उसकी एनर्जी कम होने लगती है। डेविड अपनी असुरा फिस्ट यूज करता है, पर वो आहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। डेविड को एहसास होता है कि उसे अपना अल्टीमेट किलिंग मूव करना ही पड़ेगा। दोनों अपने अपने किलिंग मूव्स करते हैं, जिसकी वजह से डेविड का दूसरा हाथ टूटकर शरीर से अलग हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। डेविड के इस वक्त हालत ऐसी हो गई थी कि अगर आहान उस पर वार करता तो जिंदा नहीं बच पाता। डेविड ने अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अभी अभी तो कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचा है, फिर इसमें इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? अरीना में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने अभी अभी जो देखा था वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। नॉर्मल ऑडियंस, मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स और यहाँ तक कि अलायंस ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल शांत थे। आहान धीरे धीरे चलकर डेविड के पास आ रहा था। जैसे जैसे आहान के कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे डेविड के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। डेविड ने खुद को संभाला और आहान से पूछा, तुमने अभी अभी कौन सी टेक्निक यूज की थी? जितना मैं जानता हूँ इंडियन मार्शल आर्ट्स में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। तुम इसके बारे में नहीं जानते हो क्योंकि ये मेरी बनाई हुई टेक्निक है, आहान ने कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि सिर्फ किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था। डेविड ने जब ये बात सुनी तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने इरिटेट होते हुए कहा, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सबके सामने ब्रेक थ्रू किया है, फिर तुम अपना मार्शल आर्ट मूव कैसे बना सकते हो? जब डेविड इतना कंफ्यूज था तब आहान ने उसका कंफ्यूजन दूर करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसे जान से मारने के बारे में ही सोचा। इस वक्त आहान उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। आहान ने डेविड की बाल पकड़कर उसे उठाया और फिर अपने हाथ से डेविड की गर्दन पर स्लैश किया। You deserve to die, आहान ने गरजते हुए कहा। इस अटैक से डेविड की गर्दन टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। ये आहान का फाइनल मूव था और डेविड इसे काउंटर नहीं कर पाया था। आहान ने जो कहा वो कर दिया था। उसने डेविड को जान से मार दिया था। जब उसने देखा कि डेविड की सांसें रुक गई है, तब उसने अरमान की तरफ देखा और कहा, सीनियर, मैंने आपका बदला ले लिया है। हमारा दुश्मन मर चुका है। डेविड, जो इस कंपटीशन में विलियम के नाम से आया था, स्टेज पर मरा हुआ पड़ा था। सब उसे देख रहे थे और सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। आहान की आंखें लाल थी और जो भी आहान की आंखों में देखता था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर मैच के बाद आहान की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। आज तो शायद वो बिल्कुल पीक पर था। इस वक्त सब आहान को देख रहे थे और उसका चेहरा सबके दिमाग में छप गया था। अरीना में बहुत शांति थी और आहान की परफॉर्मेंस से सब मेस्मराइज हो गए थे। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के फोटोग्राफर ने जब आहान की फोटो क्लिक की और क्लिक की आवाज आई, तब सब आहान को चीयर करने लगे। आहान! आहान फ्रॉम इंडिया इज द विनर! We are seeing the champion of this year's global martial arts competition. आहान ने मार्शल आर्ट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। उसकी वजह से मार्शल आर्ट्स ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी इतना फेमस हो गया था। जब आहान इस कंपटीशन में आया था तब किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया था और किसी ने नहीं सोचा था कि वो ये कंपटीशन जीत सकता है, पर आहान ने ये कर दिखाया था। पहले मैच से लेकर
अब तक के हर मैच में आहान शांत रहा था और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज किया था। वो भले ही डनी और आर्थर से कमजोर था, बट उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन दोनों को हरा दिया था। डेविड की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए उसने अपने आप को अगले लेवल के लिए प्रिपेयर किया था और मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गया था। फाइनली उसने डेविड को जान से मार दिया था। सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे। सबसे पहले चिल्लाने वाला इंसान जिनेश था। वो अपनी सीट पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, "This is so great and satisfying." जिनेश बहुत ज्यादा खुश था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। प्रतीक भी अपने बैंडेज से बंधे शरीर के साथ उछल रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने कहा था कि मेरे आहान भाई को कोई नहीं हरा सकता। देखो, वो जीत गए। ओहो! निर्वाणा भी आहान की जीत से बहुत खुश था, पर उसे कहीं ना कहीं दुख भी था। उसने मन में सोचा, हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कभी फाइट कर पाऊंगा। आहान की पावर्स अब एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुकी थी और अब निर्वाणा को उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इंडिया से जितने भी मास्टर्स आए थे वो सब भी बहुत खुश थे। मास्टर गोपाल ने जाके से कहा, लाके सर, मुझे लगा था कि आप आहान के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे, पर मैं गलत था। आपने जो भी कहा था वो सब सही था। आहान आपकी इतनी तारीफ डिजर्व करता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इस वक्त तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं आहान को हरा सकता हूँ। सच में आहान ने हमारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। रुद्र भी गोपाल की बात से सहमत थे। रुद्र और गोपाल मार्शल आर्ट्स मास्टर्स थे। वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 के पीक पर थे, पर फिर भी उनमें आहान से फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। लॉर्ड बुद्धा ने आहान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, पर उसे तराशने में ग्रैंड मास्टर नारायण और मास्टर अरमान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मास्टर अरमान, प्लीज मुझे भी बताइए कि मैं अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करूं कि वो भी इस तरह फाइट कर सके। मास्टर गोपाल ने रिस्पेक्टफुली अरमान की तरफ देखते हुए पूछा। यह बात सुनकर प्रतीक को बहुत अजीब लगा। तो उसने कंफ्यूजन में गोपाल से पूछा, हैं? इस बात से आपका क्या मतलब है? प्रतीक, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर तुम सही तरह से ट्रेनिंग करोगे तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। सही ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोपाल ने कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं सही तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ? प्रतीक ने कहा। दोनों के इस तरह आर्ग्यू करते देख अरमान ने साई किया और दोनों को रोकने के लिए कहा, मास्टर गोपाल, आहान को ट्रेन करने में मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है आहान ने खुद किया है। मैंने उसे कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स जरूर बताया है, पर उसने अपनी स्ट्रेंथ खुद ही बढ़ाई है। मैं आहान का मास्टर नहीं बल्कि उसका सीनियर हूँ, पर फिर भी मैं उससे रोज कुछ ना कुछ नया सीखता। मास्टर गोपाल, आपको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अरमान सर जो कह रहे हैं वो सच है। हमारा कंपैरिजन आहान के साथ नहीं किया जा सकता। अगर हम इंडियन मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री देखें तो ऐसे कितने कम मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट हुए हैं जो आहान जैसे थे। जिनेश ने कहा, आई थिंक एवरीवन इज राइट। मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। गोपाल ने कहा। इस वक्त जाकिर अरमान को देख रहे थे और उन्हें देखते हुए बोले, तुम्हारा जूनियर भी कमाल का है। इसकी पावर्स और स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने जो कहा कर दिखाया। उसने तुम्हारे दुश्मन को आखिर जान से मार ही दिया। अगर ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में इसकी अचीवमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगी। इसके फ्यूचर अचीवमेंट्स तो लिमिटलेस हैं। अगर यह फ्यूचर में हेवंस रेल्म और डाइटी रेल्म पर पहुंच गया तब भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ही इज दैट ऑसम। रुद्र ने कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब रुद्र की बात से सहमत थे। आई एम वेरी प्राउड टू बी एज अ सीनियर। आहान ने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। अरमान ने कहा। इस वक्त उनकी नजरें आहान पर टिकी हुई थी। जब बहुत लोग किसी और के लिए खुश होते हैं वहाँ कुछ लोग दुखी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? चैंग, कैरी और माइक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ने ऐसा कुछ कर दिया था। वो लोग आहान को मारने की जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर आहान एक लेवल भी ऊपर हो गया तो फिर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
उन लोगों के प्लान पर आहान ने पानी फेर दिया था। आर्थर भी दुखी मन के साथ बैठा था। वो इस वक्त बहुत वीक और पावरलेस महसूस कर रहा था। वो आहान को मरते हुए देखना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया और अब शायद ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। आर्थर जान गया था कि अब उसके और आहान के बीच में भी बहुत फर्क आ गया था। उसके मन से बदला लेने की बात बिल्कुल निकल चुकी थी। वीआईपी सीट्स में टिफनी की आंखें भर आई थी। देखा मिस्टर मार्क, मैंने कहा था ना कि ये फाइट आहान ही जीतेगा। आई वॉज नॉट रॉन्ग आफ्टर ऑल, टिफनी ने कहा। वो इस वक्त बहुत खुश थी। इंडेड मिस टिफनी इज राइट, मार्क ने कहा। मार्क इस वक्त सदमे में था। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का इतने सालों से हिस्सा होने के बाद भी उसने आज तक ऐसा मैच कभी नहीं देखा था। पोप ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने मन में ही कुछ सोच रहे थे। अरीना शोर से गूंज रहा था। आहान आहान चिल्लाकर लोगों की नसें कड़ी हो गई थी। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। We are seeing the champion. आहान is the best martial artist in the younger generation. पूरे अरीना में सिर्फ यही बातें गूंज रही थी। तभी रेफरी ने अनाउंसमेंट किया, This match is over. The winner is आहान रायजादा from India. सब क्लैप करने लगे। जब रेफरी ने ये बात कही, तब स्टेज पर स्टाफ से 2 मेंबर आहान के पास आए और बोले, We need to deal with William's dead body. I want to take his body to India. आहान ने कहा, We have to talk to our seniors. As of now, we need to clean the stage. स्टाफ मेंबर ने कहा। आहान जानता था कि वो सिर्फ स्टाफ मेंबर है और उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा और डेविड की बॉडी को ले जाने दिया। इसके बाद रेफरी स्टेज पर आया और उसने कहा, The competition is over. Did you all enjoy the match? Yes. ऑडियंस चिल्लाई, Was the match exciting? होस्ट ने पूछा, Very exciting. ऑडियंस फिर से चिल्लाई। Well, अब मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूँ योर हाइनेस पोप और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के हेड मिस्टर इवान को। वो आहान को ट्रॉफी और जेनेटिक मेडिसिन प्रेजेंट करेंगे। होस्ट ने कहा। पोप और इवान दोनों स्टेज पर आ गए। पोप ने आहान से कहा, यंग मैन, यू आर ट्रूली अमेजिंग। मैंने कभी किसी मार्शल आर्ट कल्टिवेटर को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा है। ये ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स तुम्हारी है। याद रखना, जेनेटिक पिल्स का गलत इस्तेमाल मत करना। थैंक यू पोप, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। इसके बाद पोप ने कहा, मैं वेटिकन सिटी में एक पार्टी रख रहा हूँ, मैं उसमें तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। होप यू कैन मेक इट। पोप टिफनी की शादी आहान से करवाना चाहते हैं और ये पार्टी आहान से बात करने के लिए अच्छा मौका हो सकती थी। क्या आहान इस पार्टी में आएगा? आहान के अटैक की वजह से डेविड की हालत बहुत खराब हो जाती है। डेविड उससे उसके मूव के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसका अपना बनाया हुआ मूव है। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए वो डेविड की गर्दन पर स्लैश करता है और डेविड की मौत हो जाती है। आहान की जीत से सब बहुत खुश हो जाते हैं। पोप आहान को ट्रॉफी और जेनेटिक पिल्स देते हैं और उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं। मैं जरूर आऊंगा योर हाइनेस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसने जाकिर की दी हुई मेडिसिन ले ली तो फिर उसे अब इन जेनेटिक पिल्स की क्या जरूरत है। आहान के ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतने और डेविड की मौत की खबर बहुत जल्दी सबको पता चल गई थी। विलियम गैम्बलिंग कंपनी में चेयरमैन की सेक्रेटरी भागते हुए उसके केबिन में आ रही थी। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी और परेशान थी, इसलिए वो बिना नॉक किए ही केबिन में घुस गई। ये देखकर चेयरमैन नाराज हो गया पर उसने कुछ नहीं कहा। Sir, the news from Vatican City. It's over. Global martial arts competition is over. And Indian fighter Ahan Raizada has won. He is the ultimate champion. सेक्रेटरी भागते हुए आई थी, इसलिए हाँफ रही थी। वो अपनी बात अच्छे से नहीं बोल पा रही थी। ये बात सुनकर चेयरमैन अपने चेयर से खड़ा हो गया और उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपटीशन का रिजल्ट ये आएगा। चेयरमैन के पास डार्क काउंसिल से कॉल आया था, तब उन्होंने कहा था कि ये चैंपियनशिप 100% विलियम ही जीतेगा। वो इस गुड न्यूज का इंतजार कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि बैड न्यूज उसका इंतजार कर रही थी। What the hell? डार्क काउंसिल ने तो कहा था कि ये मैच विलियम ही जीतेगा, फिर आहान कैसे जीत गया? चेयरमैन ने कहा।
चेयरमैन को कंफ्यूज देखकर सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल की और उसे मैच का सारा हाल बताना शुरू किया। पहले की बात अलग थी। पहले विलियम आहान से एक लेवल ऊपर था, पर मैच के जस्ट पहले ही आहान ने अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। इस सिचुएशन में विलियम का जीतना मुश्किल था। विलियम सिर्फ हारा नहीं है, बल्कि जान से भी हाथ धो बैठा है। ये बातें सुनकर चेयरमैन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सेक्रेटरी की तरफ देखा और पूछा, क्या जो तुम कह रही हो वो सच है? सेक्रेटरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस बात की कंफर्मेशन मिलने के बाद चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आहान मैच से पहले एक लेवल ऊपर हो जाएगा। चेयरमैन इस बात को सोचकर बहुत परेशान था, क्योंकि उन्हें अब सबको पे करना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा परेशानी ये बात की थी कि उसे कंपनी के असली मालिक को जवाब देना होगा। सेक्रेटरी जानती थी कि इस कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसने अपने बॉस से पूछा, सर अब हम क्या करेंगे? चेयरमैन ने कुछ सोचा और कहा, पहले जो कम अमाउंट की बेड्स है उन्हें प्रायोरिटी दो। जो लार्ज अमाउंट की बेड्स हैं उन्हें क्या करना है मैं बाद में बताता। मेरे मैसेज का इंतजार करो। पर सर हम लोगों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने ज्यादा अमाउंट बेट किया है? सेक्रेटरी ने पूछा। जो भी ठीक लगे वो बोल देना। चेयरमैन ने कहा। सेक्रेटरी को वहां से जाने के लिए कह दिया। ये जितने भी बड़े कैमरस है उन्होंने बहुत अमाउंट लगाया और साथ ही बड़े फैमिली से भी है। इन्हें हम क्या जवाब दे सकते हैं? चेयरमैन ने मन में सोचा। आहान की जीत की खबर पूरे इंडिया में भी फैल चुकी थी। जिन्होंने भी आहान पर बहुत पैसा लगाया था वो सब इस वक्त बहुत खुश थे। सब एलीट लोगों का मीटिंग एरिया बहुत लाइवली था और सब आहान और उसकी जीत के बारे में बात कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आहान जीत गया है। उसकी इस जीत से हमें भी बहुत फायदा हुआ है। मैं जानता था कि आहान जरूर जीतेगा। मैंने उसे पहले फाइट करते हुए देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और पैसा लगाना चाहिए था। उसके बाद तो हमें कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें जितना मिला है उतने में खुश रहना चाहिए। ज्यादा पैसा लगाने से हमें नुकसान भी हो सकता था। अगर आहान हार जाता तो। हाँ ये भी सच है, पर इस कंपटीशन में आहान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम भी ऊंचा कर दिया है। सब इस बात से सहमत थे। अकेले आहान ने सिर्फ इंडियन मार्शल आर्ट्स का नहीं बल्कि पूरे मार्शल आर्ट्स का स्ट्रक्चर बदल दिया था। शाम होते होते विलियम गैम्बलिंग कंपनी की मीटिंग भी ओवर हो गई थी। उन्होंने फैसला किया था कि धीरे धीरे करके वो सबको पैसे चुका देंगे। ये बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि आहान पर बहुत सारी बेट्स थी। चेयरमैन जानता था कि उसे बहुत सारे एसेट्स बेचने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। लंदन के इंपीरियल पैलेस में प्रिंसेस डायना बहुत खुश थी। उसे भी आहान की जीत की खबर मिल गई थी। वो दौड़कर अपने फादर के पास गई और एक्साइटेडली उसने कहा, डैड मैंने जैसे कहा वैसे ही हुआ। आहान कंपटीशन जीत गया है। अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। किंग मुस्कुराया और उन्होंने कहा, Congratulations my dear, इस बार शायद तुम जीत गई हो। इसका मतलब अब आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं और अपनी शर्त भी पूरी करेंगे? डायना ने कहा। वो अभी भी अपने डैड की बातों को लेकर क्लियर नहीं थी। वो अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती थी। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? तुम्हें तुम्हारे डैड ऐसे तो नहीं लगते? किंग ने कहा। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगर आहान से शादी करना चाहूं तो आप मना नहीं करेंगे? डायना ने पूछा। इस वक्त उसकी खुद की दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अचानक से किंग के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उन्होंने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं मना नहीं करूंगा, पर तुम्हारा एक बात जान देना जरूरी है। ये बात सुनकर डायना के चेहरे की भी स्माइल गायब हो गई और उसने उदास होते हुए पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? तुम जब आहान को ढूंढने इंडिया गई थी और फिर आहान तुमसे मिलने यहाँ आया था तब तुमने उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, पर क्या आहान को उससे कोई फर्क पड़ा था? क्या उसने तुम्हारी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट की थी? किंग ने सीरियस टोन में कहा। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा और फिर कहा, आहान शादीशुदा है, उसकी वाइफ है और भले ही वो ऑर्डिनरी लड़की है पर वो उससे बहुत प्यार करता है। किंग की बातें सुनकर डायना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो इन सब बातों से इनकार करना चाहती थी
पर वो जानती थी कि उसके डैडी जो कुछ भी कह रहे हैं सब सच है। वो ये बात जानती थी पर बस मानना नहीं चाहती थी। तुम्हारी और अहान की शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अपनी वाइफ को लेकर जो उसकी फीलिंग्स है वो तो अलग बात है, और एक और इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। रीजन सुनने के बाद तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, किंग ने कहा। एक और इम्पोर्टेंट रीजन, वो क्या है डैड? डायना ने पूछा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यह है कि अहान शायद जिंदा ना बचे। हो सकता है कि वो इंडिया पहुंचने से पहले ही मर जाए, किंग ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? डायना की आंखों में पानी आ गया था। किंग ने गहरी सांस ली। वो इस वक्त अहान की सिचुएशन को अच्छे से समझते थे। उन्होंने डायना को समझाया, अहान ने आज तक बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। इस कंपटीशन में भी अहान ने बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस के सक्सेसेस को हराया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब अहान से बदला नहीं लेंगे? अगर मैं भी उनकी जगह होता तो जल्द से जल्द अहान को मारने की कोशिश करता। अहान बहुत पावरफुल हो चुका है और सारी फोर्सेस साथ में मिलकर अहान को जान से मारेंगी। डायना का चेहरा उदास हो गया। अपने पिता की बातें सुनकर उसे अहान की बहुत चिंता होने लगी। उसे समझ आ गया था कि अहान की जान खतरे में है। डायना पूछना नहीं चाहती थी पर फिर भी उसने पूछा, डैड आपको क्या लगता है वो कब अटैक करेंगे? मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो आज अहान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, किंग ने कहा। डायना चुप हो गई। जो चेहरा अब तक खिलखिला रहा था वो इस वक्त बहुत उदास हो गया था। उसकी आंखों में चमक की जगह अब आंसू थे। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सूरज ढल चुका था। वेटिकन सिटी में अब शांति थी। इतने दिनों से वहां पर कंपटीशन की वजह से जो चहल पहल थी वो कम हो गई थी। वेटिकन के चर्च में टिफनी इस वक्त बहुत खुश थी। उसने नन से पूछा, कौन सी ड्रेस बेटर है, ये वाली या ये वाली? कंपटीशन ओवर होने के बाद वो अरीना से निकलकर अपने रूम में आ गई थी। रूम में आने के बाद वो फ्रेश हुई, चेहरे पर लाइट मेकअप किया और फिर ड्रेस डिसाइड करने में बिजी हो गई। टिफनी को इस तरह खुश देखकर नन बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों थी, पर वो चाहकर भी उससे सवाल नहीं कर सकती थी। नन ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, योर मैजेस्टी, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे। एनीथिंग यू वेयर विल सूट यू। ये सुनकर टिफनी बहुत खुश हो गई। उसने स्माइल करते हुए नन से कहा, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। इसके बाद नन ने बो किया और फिर रूम से बाहर आ गई। टिफनी सोफे पर बैठ गई। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। पार्टी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी एक्साइटमेंट और बेचैनी भी बढ़ते जा रही थी। उसने पोप से प्रॉमिस किया कि वो पार्टी में जरूर आएगा, मतलब वो जरूर आएगा। टिफनी ने मन में कहा। वो पार्टी में जाने के लिए बेताब हो रही थी। होटल रूम में अहान और अरमान बैठे थे और अरमान के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, अहान, मुझे लगता है कि तुम्हें आज की पार्टी में नहीं जाना चाहिए। पोप ने तुम्हें वहां क्यों बुलाया है ये हम में से कोई नहीं जानता है। अभी की जो सिचुएशन है तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। सीनियर, मैं जानता हूँ कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आपकी परेशानी की वजह गैरी, चैंग और माइक है ना? अहान ने कहा। हाँ, वो तुम पर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब तक उन्होंने अटैक नहीं किया है क्योंकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है और तुम अलायंस के होटल में हो। अगर किसी ने उन्हें तुम पर अटैक करते हुए देख लिया तो अलायंस उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए तुम्हारा होटल से निकलना खतरे से खाली नहीं है। जब तक अलायंस के होटल में हो तब तक तुम सेफ रहोगे। अरमान ने अहान को सारी सिचुएशन समझाई। होटल में रहूं? अगर मैं होटल में ही रहा तो फिर हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? अहान ने पूछा। वो जानता था कि अरमान जो कह रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर अहान इंडिया के लिए नहीं निकल पाएगा। अगर उसने ये मैटर अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी तरह ये दिखा सकते हैं कि अहान के एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है और फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। अहान इस मैटर को सॉल्व कैसे करेगा? अहान पोप का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। गैम्बलिंग कंपनी में अहान की जीत से सब परेशान हो जाते हैं। वहीं डायना उसकी जीत से बहुत खुश होती है और अपने डैड से कहती है कि अब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसके डैड उसे याद दिलाते हैं कि अहान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है
और अहान को मारने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। अरमान अहान को पार्टी में जाने से मना करते हैं। जब अहान सोच रहा था कि उसे इस मैटर को निपटाना ही पड़ेगा, तब अरमान ने कहा, वह उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कुछ दिन बाद जाएंगे, और अगर तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते हो तो फिर अलायंस ऑफिसर हिमांशु इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की टर्म चेंज असेंबली के लिए यहाँ आने ही वाले हैं। हम उनके साथ वापस जा सकते हैं। वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर राउंड में एंटर कर चुके हैं। उनके सामने ये गैरी, शैंग और माइक में से कोई टिक नहीं पाएगा। अहान ने नोट किया और जैसे ही वो आगे कुछ बोलने वाला था, वहां पर जाकिर आ गए। उन्हें देखकर वो चुप हो जाता है और इन्हें ट्रीट करता है। इसके बाद वो कहता है, जाकिर सर, आप यहाँ, आपको कुछ काम है? अहान, बात यह है कि मैं पहले तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान था, इसलिए मैंने ही अरमान से कहा था कि तुम्हें पार्टी में जाने से रोकें, और अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जाकिर ने कहा। अहान और अरमान दोनों को ही समझ नहीं आया कि आखिर जाकिर ऐसा क्यों कह रहे थे। वो दोनों ही हैरान थे। अहान ने उनसे पूछा, जाकिर सर, आपके कहने का मतलब क्या है? बात ऐसी है कि पोप ने तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए चर्च के फॉर्मर आर्क बिशप हेनरी को भेजा है, जाकिर ने स्माइल करते हुए कहा। आर्क बिशप? अहान हैरान थे। उसने पहले कभी भी आर्क बिशप के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जाकिर को देखकर वो समझ गया था कि ये कोई बहुत पावरफुल इंसान है। उनकी स्ट्रेंथ जरूर गैरी, चैंग और माइक से ज्यादा होगी। आर्क बिशप हेनरी का नाम सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्होंने कहा, अहान को लेने हेनरी आए हैं? अरमान शॉक थे। जब अरमान और जाकिर यंग थे, तब हेनरी चर्च के रिप्रेजेंटेटिव थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से हेनरी के बारे में सुनूंगा, अरमान ने कहा। उसके बाद वो अहान की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, हेनरी बहुत पावरफुल थे। वो चर्च के रिप्रेजेंटेटिव थे, पर उन्होंने उन दिनों बहुत लोगों को मारा था, इसलिए वो पोप नहीं बन पाए थे। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि वो इस दुनिया में नहीं होंगे। वो जिंदा है, उनकी चर्च में कोई पोजीशन नहीं है, पर अगर पोप ने उन्हें भेजा है तो जरूर चर्च से उनका कोई तो रिश्ता जरूर होगा, जाकिर ने कहा। जब जाकिर ने भी हेनरी को देखा तब वो भी शॉक हो गए थे। अगर अहान को लेने हेनरी आया है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। हेनरी को भेजकर पोप ने दिखा दिया है कि अहान का वहां होना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आखिर पोप अहान से चाहते क्या है? अरमान ने डाउटफुल होते हुए कहा, अगर इतने पावरफुल इंसान मुझे ले आए हैं तो मुझे वहां जाना चाहिए, और पोप मुझे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं वो वहां जाकर ही पता चलेगा। अहान ने कहा वो ये पार्टी अटेंड करना चाहता था। अरमान और जाकिर ने एक दूसरे की तरफ देखा और अहान से कुछ नहीं कहा। इन दोनों की गाइडेंस में अहान होटल की लॉबी में आया और हेनरी से मिला। हेनरी एक पतला सा ह्यूमन था जिसने ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ था। उनके बाल सफेद थे और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पहली नजर में कोई नहीं बता सकता था कि वो बहुत पावरफुल इंसान है। वो बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तब अहान उन्हें देखता ही रह गया। अहान उनकी आंखों में विजडम और टैलेंट साफ साफ देख पा रहा था। तुम अहान रायजादा हो ना? पोप ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है, हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू। अहान हेनरी की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुल था। इसके बाद हेनरी ने अरमान और जाकिर को देखा और वहां से चला गया। अहान भी हेनरी के पीछे चला गया। अरमान और जाकिर वहीं खड़े रहे। होटल से निकलकर अहान ने देखा कि वहीं पर 2 कार्स खड़ी थी। चर्च गाड़ी के 2 मेंबर्स ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और 8 गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब अहान वहां पहुंचा तब उन 8 गार्ड्स ने अहान को गुस्से से देखा। आर्थर उनका कैप्टन था और अहान ने उसका हाथ तोड़ दिया था। ये सोचकर ही उन 8 गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि पोप के ऑर्डर्स थे कि अहान को सेफली पार्टी में लाना है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। प्लीज, हेनरी ने हाथ से इशारा करके अहान को कार में बैठने के लिए कहा। थैंक यू, अहान ने कहा। अहान के आगे वाली कार में बैठने के बाद हेनरी पीछे वाली कार में बैठ गया। कार में बैठने से पहले उसने देखा कि गैरी, चैंग और माइक उसे ही देख रहे थे। उसने उन तीनों को इग्नोर किया और कार में बैठकर चला गया। गैरी ने शॉक होते हुए कहा,
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पोप ने आहान को लेने के लिए हेनरी को भेजा है। इसके यहाँ होते हुए हम आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो तीनों होटल के बाहर आहान के निकलने का इंतजार कर रहे थे। वो उसे आज ही मारना चाहते थे, पर क्योंकि उसके साथ हेनरी था इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। वो जानते थे कि हेनरी के होते हुए आहान पर एक खरोच भी नहीं आएगी। चैंग काफी देर तक चुप रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान चेंज कर देना चाहिए। हेनरी के होते हुए हम आहान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा उसे बेचकर पोप ने यह भी दिखा दिया है कि आहान उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे में हमारा कुछ भी करना सही नहीं होगा। लेट अस चेंज आवर प्लान्स। हाँ, इसके अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते, माइक ने कहा। तीनों ने पहले ही सोच लिया था कि वो आहान को वेटिकन सिटी से जिंदा नहीं जाने देंगे, पर अब उन्हें अपना प्लान चेंज करने की जरूरत थी। कुछ देर बाद दोनों कार्स एक पुराने बिल्डिंग के पास रुकी। पहले कार से हेनरी उतरे और आहान की कार के पास आकर वो आहान से बोले, मिस्टर रायजादा, पोप और मिस टिफनी आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से नाइट गार्ड आपको ले जाएंगे। थैंक यू सर। आपको जो तकलीफ हुई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, आहान ने बहू करते हुए कहा। आज का डिनर बहुत स्पेशल है, आई एम श्योर आपको बहुत खुशी होगी, हेनरी ने स्माइल करते हुए कहा। आहान हेनरी की बात सुनकर शॉक हो गया। उसे नहीं पता था कि हेनरी क्या बात कर रहे हैं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही हेनरी वहां से गायब हो गए। सब देखते ही रह गए। किसी ने भी आज तक किसी को इतना स्पीड में जाते हुए नहीं देखा था। कुछ सेकंड्स बाद नाइट गार्ड ने आहान से कहा, एस्टीम गेस्ट प्लीज फॉलो मी। उसने आहान को सैल्यूट किया और अपनी नफरत को बाहर नहीं आने दिया। लेट्स गो, आहान ने कहा। आहान नाइट गार्ड के पीछे चलने लगा। वहां पर हर 5 कदम पर हेविली गार्डेड गार्ड खड़ा था। आहान बिना किसी एक्सप्रेशन के चल रहा था। तभी उसे कहीं से किलिंग इंटेंट की फीलिंग आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है और उसे जान से मारना चाहता था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, तब उसे आर्थन नजर आया। वो जानता था कि ये किलिंग इंटेंट आर्थन में से ही आ रहा है। आहान रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। आर्थन ने दांत पीसते हुए कहा, आई हेट हिम, और अपने आगे रखी स्टोन टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। वो आहान से नफरत करता था। एक तो उसने उसका हाथ तोड़ दिया था, ऊपर से आज पोप ने उसे वहां पर टिफनी से शादी की बात करने के लिए बुलाया था। इन रीजंस की वजह से आर्थर को बहुत गुस्सा आ रहा था। एस्टीम गेस्ट, ये बैंक्वेट डिनर है। पोप और मिस टिफनी आपका इंतजार कर रहे हैं, नाइट गार्ड ने कहा। आहान ने उसे थैंक्स किया और हॉल के अंदर चला गया। जब आहान अंदर घुसा तब उसने देखा कि हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। रूम के बीच में एक डाइनिंग टेबल था जिसे कैंडल से सजाया गया था। पोप और टिफनी आहान का इंतजार ही कर रहे थे। पोप ने व्हाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और उनके गले में क्रॉस लटक रहा था। वहीं टिफनी ने भी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों के चेहरे पर एक प्लीजिंग स्माइल थी। जब आहान उनके पास पहुंचा तब वो दोनों खड़े हो गए। पोप ने आहान को बैठने का जेस्चर करते हुए कहा, मिस्टर आहान वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। टिफनी के चेहरे पर भी स्माइल थी और उसने भी कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर आहान, द प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, योर मैजेस्टी एंड मिस टिफनी। आहान ने स्माइल के साथ कहा। इसके बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जैसे ही वो लोग बैठे 4 मेड्स खाना सर्व करने आगे आ गई। सबसे पहले एक मेड ने उनके लिए वाइन सर्व की। आहान, मुझे इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। मैं इंडिया के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के वाइन कल्चर के बारे में पता है। आप आज के हमारे गेस्ट हैं, इसलिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा। पोप ने वाइन ग्लास उठाते हुए कहा। इसके बाद टिफनी और आहान ने भी ग्लास उठाया और वाइन का एक सिप लिया। आहान ने कटलरी उठाई और खाना खाना शुरू किया। आहान को फील हो रहा था कि उसके सामने बैठी टिफनी उसे देख रही थी। आहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन, पोप ने कहा। थैंक यू, आहान ने पोलाइटली कहा। इसके बाद उसने एक पॉज लिया और कहा, योर मैजेस्टी, आई एम सॉरी, मैंने आपके चर्च के गार्ड कैप्टन को हर्ट किया। मेरी वजह से उनका हार्ट टूट गया। आहान बहुत सॉरी फील कर रहा था। आहान, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स कंपटीशन है, यहाँ पर तो इंजरी होती ही है।
अगर ऐसा आप नहीं करते तो शायद कोई और कर देता। ऐसी इंजरी किसी को भी किसी की भी वजह से हो सकती थी। पोप ने कहा थैंक यू। आहान ने कहा वो पोप के रियल इंटेंशंस नहीं जानता था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था कि पोप उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। इसके बाद वहां पर थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। कुछ देर बाद पोप ने कहा, मिस्टर आहान, आपको टिफनी कैसी लगती है? ये सवाल सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने टिफनी को देखा और उसके मन में एक अजीब सा थॉट आया, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। आहान ने स्माइल किया और कहा, मिस टिफनी का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत खूबसूरत भी है। आहान के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर टिफनी का चेहरा शायरों से लाल हो गया। उसके पेट में मून बटरफ्लाईज उड़ने लगी थी और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। और रियली ऐसी बात है? पोप ने आहान से कहा और फिर टिफनी की तरफ देखा। इसके बाद फिर से आहान की तरफ देखकर उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या आप शादी करेंगे? टिफनी को लेकर आहान के थॉट्स जानने के बाद पोप ने आहान के सामने मैरिज प्रपोजल रखा। ये बात सुनकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। वो पोप को इस बात का जवाब कैसे देगा? अरमान आहान से कहता है कि जब अलायंस ऑफिसर हिमांशु आएंगे तब वो वहां से जा सकते हैं, पर तभी वहां पर जाकिर आते हैं और कहते हैं कि आहान पार्टी में जा सकता है क्योंकि उसे लेने पोप ने आर्क बिशप हेनरी को भेजा है। हेनरी को देखकर आहान के दुश्मन उसे मारने का अपना प्लान बदल लेते हैं। डिनर के वक्त पोप आहान से पूछता है कि क्या वो टिफनी से शादी करेगा। पोप की बातें सुनकर टिफनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, पर आहान पर जैसे बिजली गिर गई थी। वो चेयर पर ब्लैंकली बैठा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कुछ पल बाद आहान ने अपने आप को संभाला और डिसबिलीफ में पोप से पूछा, योर हाइनेस, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? आहान को अब तक यकीन नहीं हुआ था कि उन्होंने आज उसे वहां पर टिफनी से शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। हालांकि जब वो वहां आया था तब टिफनी के एक्सप्रेशंस और बिहेवियर देखकर उसे डाउट हुआ था, पर वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। टिफनी का स्टेटस बहुत हाई था। वो चर्च की होली मेडन थी और उसके लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी। टिफनी वेटिकन सिटी की स्पोक्स पर्सन थी, इसलिए उसका स्टेटस नोबल और बहुत रिस्पेक्टफुल था। वो मार्शल आर्ट कल्टिवेटर भी थी। इसके अलावा टिफनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वेटिकन सिटी में सब लड़के टिफनी को पाना चाहते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सिर्फ वेटिकन सिटी नहीं बल्कि बहुत से बड़े देशों के लड़के भी टिफनी से शादी करना चाहते थे। टिफनी की खूबसूरती, टेम्परामेंट और स्टेटस ही ऐसा था कि सब चाहते थे कि उनका नाम टिफनी से जुड़ जाए। टिफनी हर लिहाज में परफेक्ट थी और अब पोप चाहते थे कि आहान उससे शादी कर ले। ऐसे में आहान को शौक कैसे नहीं लगता? आहान की बात सुनकर पोप के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने सीरियस टोन में आहान से कहा, आहान, तुम्हें क्या लगता है मैं टिफनी की शादी जैसी बात को लेकर मजाक करूंगा? आहान स्पीचलेस था। पोप मजाक नहीं कर रहे थे और इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे। जब आहान ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तब पोप ने कहा, टिफनी ने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से वो तुम्हें पसंद करती है। उसे एक स्पेशल फीलिंग महसूस होती है। तुम्हारे चैंपियनशिप जीतने के बाद वो तुम्हारी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट और लॉयल हो गई। उसने मुझे कल ही बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। ये बातें सुनकर टिफनी ने अपने टमाटर जैसे लाल हो चुके चेहरे को छुपा लिया और आहान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके बाद पोप ने अपनी बात कंटिन्यू की, मेरे हिसाब से तुम भी एक बहुत अच्छे लड़के हो। हर तरह से तुम टिफनी के लायक हो। इट कैन बी सेड दैट यू टू आर अ मैच मेड इन हेवन। ये सारी बातें पोप ने दिल से बोली थी। उनके हिसाब से आहान एक आउटस्टैंडिंग इंसान था और टिफनी के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं था। आहान शांत था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि पोप का उन दोनों की शादी करवाने का रीजन इतना सिंपल नहीं हो सकता है। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, योर हाइनेस, आप मेरी मिस टिफनी से शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ना क्योंकि मैंने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है? बिल्कुल सही कहा। तुमने ये कंपटीशन जीत कर साबित कर दिया कि तुम कितने पावरफुल हो। टिफनी भी मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर है और बहुत स्ट्रांग भी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी बहुत पावरफुल इंसान से हो जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और तुमसे बेटर शूटर मेरी नजर में कोई नहीं है। पोप ने कहा। वो चाहकर भी इस बात को नकार नहीं सकते थे। पोप ने आहान को रियल रीजन बता दिया था। आहान ने अपने आप को शांत किया और सोचा,
ये सब इतना सिंपल नहीं है। पोप को देखकर लग रहा है कि वो मुझे इसके अलावा और कुछ बताना नहीं चाहते हैं। जब आहान को लगा कि पोप उसे और कुछ नहीं बताएंगे, तब उसने आगे कुछ नहीं कहा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? पोप ने पूछा। आहान अभी भी चुप था। जब आहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब उन्होंने फिर से कहा, अगर टिफनी से तुम्हारी शादी हो जाती है तो फिर तुम चर्च के दामाद बन जाओगे। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे चर्च की पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। तुम हमारे चर्च के प्रिंस बन जाओगे और फिर तुम्हें हमारे चर्च को सर्व करना होगा। ऑब्वियसली ये सब हम तुमसे फ्री में नहीं करवाएंगे। हम तुम्हें मार्शल आर्ट रिसोर्सेज, मेडिसिन और बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे। और अगर तुम हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें पोप की पोजीशन भी पास ऑन कर सकता हूँ। ये सब तभी होगा जब तुम टिफनी से शादी करने के लिए मान जाओगे। अगर तुम टिफनी से शादी नहीं करना चाहते हो या फिर चर्च का काम नहीं करना चाहते तो फिर मैं भी तुम्हें कोई और बात नहीं बता सकता। पोप ने फर्मली कहा। आहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, योर मैजेस्टी, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मिस टिफनी परफेक्ट है। इट इज माई ऑनर दैट मिस टिफनी चूज मी टू बी हर हस्बैंड। पर ऐसा बहुत कुछ है जो सिर्फ लाइकिंग के बेसिस पर नहीं हो सकता है। आहान ने पहले टिफनी को सिंसियरली प्रेज किया और फिर अपनी टोन को सीरियस करते हुए कहा, थैंक यू पोप एंड मिस टिफनी फॉर योर गुड इंटेंशंस, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। व्हाट? आहान की बातें सुनकर टिफनी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो। वो पैनिक करने लगी और आहान को देखने लगी जैसे उससे पूछ रही हो कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो भी शॉक थे। उन्होंने आहान से पूछा, आहान तुम समझदार हो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो। टिफनी से शादी के लिए मना करके तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। टिफनी से शादी के बाद तुम्हें अनइमेजिनेबल पावर्स मिलेंगी, दुनिया के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हो। आई होप यू विल थिंक अगेन एंड चेंज योर आंसर। पोप को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर रहा है। उसके हिसाब से आहान के पास ये ऑफर रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं था। भले ही आहान टिफनी को पसंद नहीं करता था, पर फिर भी वो इतने पावर्स के लिए टिफनी से शादी कर ही सकता था। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि मिस टिफनी से शादी के बाद मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं और चर्च से रिसोर्सेस मिलने के बाद मैं दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाऊंगा, पर फिर भी मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो जानता था कि पोप उससे झूठ नहीं बोल रहे हैं और वो जो चीजें उसे देने की बात कर रहे हैं वो सब उसे मिल जाएंगी। टिफनी को भी लग रहा था कि आहान के पास कोई रीजन नहीं होगा उसे रिजेक्ट करने का, पर फिर भी उसने मना कर दिया। जब टिफनी से रहा नहीं गया तब उसने पूछा, आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ या फिर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? नहीं 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 नहीं, इनमें से कोई भी रीजन नहीं है। मिस टिफनी आप परफेक्ट है। मैंने आपको पहले जो भी कहा था वो सब दिल से कहा था। यू आर अ वुमन हु मेक्स एनी मैन विलिंग टू मैरी एंड हैव यू एज योर वाइफ। आहान टिफनी को उदास नहीं करना चाहता था। उसके मन में उसके लिए एक्चुअल में अच्छा इंप्रेशन भी था। Then why are you refusing to marry me? टिफनी ने पूछा। Because I have a wife. आहान ने कहा। भले ही आहान और शनाया के डिवोर्स हो चुका था, पर आहान अभी भी शनाया को ही अपनी वाइफ मानता था। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए। दोनों जानते थे कि आहान शादीशुदा है, पर उन्हें भी ये पता था कि उसकी वाइफ एक ऑर्डिनरी लड़की है। टिफनी के हिसाब से भले ही शनाया बहुत सुंदर थी, पर वो आहान के लायक नहीं थी। पोप ने एक गहरी सांस ली और आहान को समझाने की कोशिश की। आहान, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी वाइफ है, पर फिर भी मैंने ये प्रपोजल रखा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का यूनियन अफेयर है। वो पास्ट में भी तुम्हारे लिए सही नहीं थी और अब तो तुम इतने पावरफुल हो गए हो। अब तो वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। यू डिजर्व बेटर एंड टिफनी इज द राइट चॉइस फॉर यू। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शनाया ने मेरे वर्स्ट फेज में मेरा साथ दिया था, तो अब मेरा बेस्ट फेज भी वो डिजर्व करती है। इसके अलावा मैं शनाया से बहुत प्यार करता हूँ। शी गेव हर लाइफ टू मी एंड आई कांट लेट हर डाउन। आहान ने कहा। पोप के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आहान प्यार के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा। उन्होंने आहान से फिर एक बार पूछा, आर यू श्योर? आहान ने बिना सोचे जवाब दिया, यस आई एम श्योर। जब टिफनी ने यह सुना तब उसका दिल उदास हो गया। अब वो ना शर्मा रही थी और ना ही नर्वस थी, बल्कि वो डिसअपॉइंटेड थी। पोप ने आहान से कहा, यंग मैन, आई मस्ट से तुम्हारे रीजन ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। इतना कहने के बाद पोप कुछ सोचने लगे और उन्होंने कहा, आहान, मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में एक बार फिर सीरियसली सोच लो। मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि चैंग, गैरी और माइक तुम्हें मारना चाहते हैं और वो शायद बाहर तुम्हारा इंतजार ही कर रहे हैं और मौका देखकर तुम्हें जान से मार भी देंगे। पर अगर तुम टिफनी से शादी कर लो तो चर्च तुम्हारी मदद कर सकता है। पोप ने कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने मिस टिफनी से शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं यहाँ से सेफली बाहर नहीं जा पाऊंगा। आहान का एक्सप्रेशन सीरियस था और उसकी आंखों में कोयलिस थी। नो, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। इंडिया और वेटिकन के बीच में हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। कभी कभी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, पर वो सिर्फ यंगर जनरेशन को ट्रेनिंग देने के लिए हुए हैं। तुम भी मुझे अपना एल्डर मान सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा। पोप ने कहा और अपने वाइन ग्लास से एक सिप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, लेट मी टेल यू समथिंग। जब तुम यहाँ आने के लिए होटल से निकले थे तब वो तीनों तुम्हें मारने के लिए तैयार थे और उन्होंने तुम पर अटैक नहीं किया क्योंकि तुम्हारे साथ हेनरी था। और अगर तुम टिफनी से शादी करने के लिए मना कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चर्च की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुमने अपने आप को नंबर 1 मान लिया है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्योंकि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नाइट गार्ड को भेज दूंगा। ये बात बोलकर पोप ने एक्सप्रेस कर दिया था कि वो अब आहान के साथ हेनरी को नहीं भेजेंगे। मुझे मेरे एल्डर का सजेशन इतना हाश क्यों लग रहा है? आहान ने एम्बैरेसिंगली स्माइल करते हुए कहा। आहान को इन तीनों का डर नहीं था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि इंडिया और वेटिकन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ट्रूथ इज ऑलवेज हार्श। वेटिकन के इंटरफेरेंस के बिना तुम पकड़े जाओगे और फिर क्या होगा ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पोप ने कहा। आहान ने सॉफ्टली साई किया। क्या आहान इंडिया और वेटिकन के बीच रिश्तों को बरकरार रखने के लिए कुछ करे? पोप आहान को बताते हैं कि टिफनी उसे पसंद करती है और अगर वो उससे शादी कर ले तो चर्च उसे बहुत कुछ देगा, जिससे वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है। आहान को लगता है कि पोप कुछ छुपा रहे हैं जो वो बताना नहीं चाहते, इसलिए आहान पूछता भी नहीं है। वो जब शादी करने से मना कर देता है तो पोप उसे कहते हैं कि उसकी जान को खतरा है और उसे बचाने के लिए चर्च इंटरफेयर कर सकता है, पर सिर्फ तभी जब वो टिफनी से शादी करने के लिए मान जाए। अपने ऊपर मंडराते खतरे के बारे में सुनने के बाद भी आहान अपने डिसीजन को लेकर टस से मस नहीं होता। थैंक यू फॉर योर काइंड इंटेंशंस पोप। अब देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अगर मौका मिला तो मैं आपसे जरूर फिर मिलूंगा, आहान ने सॉफ्टली कहा। इसके बाद वो मुड़ा और वहां से निकलने लगा। पोप ने आहान को लास्ट टाइम रोकने की कोशिश की और कहा, यंग मैन, क्या तुम जानते हो तुम इस रिश्ते को मना करके क्या खोने वाले हो? एक सुंदर लड़की और हजारों लोगों के ऊपर की पावर और दुनिया में बेस्ट और सबसे पावरफुल बनने का मौका। आहान ने इन सब बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिना अपना सिर पीछे घुमाए पोप की बातों को अनसुनी करके चला गया। जब आहान हॉल से बाहर चला गया तब टिफनी ने कहा, ये इतना इरेशनल डिसीजन कैसे ले सकता है? जिसे ऐसी सिचुएशन को जज करना नहीं आता, वो इस लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? टिफनी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। जब उसने आहान को देखा तब उसने सोचा कि आहान बहुत मैच्योर और वाइज इंसान है, पर आहान के अभी के डिसीजन से उसकी सोच को गलत साबित कर दिया था। टिफनी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में जलने वाली थी। टिफनी अपने बहुत हाई स्टेटस की वजह से बहुत फेमस थी। बहुत लड़के उससे शादी करना चाहते थे, पर उसने किसी को कभी भाव नहीं दिया था। अपने हर सूटर को उसने हमेशा रिजेक्ट कर दिया था। टिफनी ने पहली बार किसी को सामने कहा था कि वो उसे लाइक करती है और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस वक्त टिफनी के दिल में हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पूरा विश्वास था कि आहान ही उसका पति होगा, पर आहान ने यह बोलकर
उसे मना कर दिया था कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। टिफनी ने मन में सोचना शुरू किया, क्या मैं उसकी वाइफ जितनी अच्छी नहीं हूँ? टिफनी को बहुत जेलसी हुई। ये फीमेल नेचर ही था कि जब उन्हें कोई लड़का किसी और लड़की की वजह से रिजेक्ट करता है तो उसे उस लड़की से जलन जरूर होती है। टिफनी को इतना हैरान और परेशान देखकर पोप ने कहा, टिफनी तुम गलत बोल रही हो। आहान स्टूपिड नहीं है, बल्कि उसकी इस क्वालिटी की वजह से सब उसे एडमायर करते हैं। टिफनी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मन में सोचा, मैं कुछ भी करके तुम्हारा दिल जीतूंगी। अब तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? आई विल मेक इट हैपन। आहान की बात टिफनी के दिमाग में छप गई थी और अब वो किसी तरह भी आहान का दिल जीतना चाहती थी। कुछ देर बाद टिफनी ने पोप से कहा, आपने कहा था ना कि आहान को मारने के लिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में वो वेटिकन सिटी छोड़कर कैसे जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ उसके पास है। पोप ने उस डायरेक्शन में देखते हुए कहा जहां से आहान गया था। जब आहान हॉल से बाहर निकला तब उसने देखा कि काज अभी भी वही पार्क थी। नाइट भागता हुआ आहान के पास आया और उसने कहा, मिस्टर आहान, कार अभी भी वहीं पर वेट कर रही है, आपको कहाँ जाना है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आहान ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैंने पोप और मिस टिफनी के साथ बातों में बहुत ज्यादा खा लिया है। मैं होटल तक वॉक करके जाना चाहता हूँ ताकि मैं खाना डाइजेस्ट कर सकूं। आहान अपने पेट पर हाथ फेर रहा था जैसे उसने बहुत खा लिया हो। इसके बाद आहान ने कहा, पर क्या मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? मैं यहाँ जल्दी में आया था, इसलिए पोप और मिस टिफनी के लिए प्रेजेंट लाना भूल गया। क्या आप ये कार यूज करके मेरे लिए गिफ्ट लाकर कार को वापस होटल में पहुंचा सकते हैं? नाइट को पहले तो बहुत हैरानी हुई, उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, पर क्योंकि आहान पोप का रिस्पेक्टेड गेस्ट था इसलिए उसने कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर आहान, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। इसके बाद आहान ने नाइट गार्ड को थैंक यू बोला और वहां से चला गया। उसे इतना स्पीड में जाते देख नाइट किंग एक पल के लिए खो गया। जब वो वापस होश में आया तब उसने देखा कि एक पल में ही आहान बहुत दूर चला गया था। इसके बाद नाइट गार्ड ने वैसा नहीं किया जैसा आहान ने उसे बोला था, बल्कि उसने ये सारी बात अपने सीनियर को बता दी। इस वक्त आहान अपनी मूवमेंट तकनीक यूज करके छिपते छिपाते वेटिकन सिटी की पुराने बिल्डिंग्स के बीच में से गुजर रहा था। धीरे धीरे वो चलता कूदता एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया। आहान एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आहान तुरंत होटल की तरफ नहीं गया, बल्कि वो कार को होटल की तरफ जाने का इंतजार करने लगा। ये कार आहान के दुश्मनों के लिए डिस्ट्रैक्शन थी। वो जानता था कि अगर उसने सीधा यहाँ से निकलने की कोशिश की तो वो तीनों आहान को ढूंढ लेंगे और उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कार की मदद से अपने आप को बचा रहा था। जब उसने देखा कि कार वहां से चली गई है और होटल की तरफ जा रही है, तब आहान भी रात के अंधेरे में गायब हो गया। नाउ इट्स द टाइम, आहान ने मन में कहा। चर्च जाने से पहले आहान ने वेटिकन सिटी का मैप अच्छे से देख लिया था। वो जानता था कि कहां पर एंट्रेंसेस हैं और कहां पर एग्जिट्स हैं। वेटिकन और रोम के बीच में उसने एक जगह ऐसी ढूंढ ली थी जहां से वो सेफली अपने होटल पहुंच सकता था। कुछ ही देर में आहान रोम और वेटिकन सिटी के बीच में एक एंशिएंट एरिया में आया जहां पर एक बड़ी सी दीवार थी। उसने वो दीवार जैसे ही क्रॉस की वो एक बहुत लाइवली मार्केट में पहुंच गया। यहाँ उसे किसी से खतरा नहीं था, पर अचानक से उसे किसी पावरफुल फोर्स के वहां होने का एहसास हुआ। आहान ने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने मन में सोचा, यहाँ पर कोई है या सिर्फ मेरा वहम है। इसके बाद आहान को वो पावर फील होना बंद हो गई और उसने खुद से कहा, शायद मेरा वहम ही था। उसने मार्केट के बीच से निकलकर एक टैक्सी ली और उसे वेटिकन होटल चलने के लिए कहा। आधे घंटे में आहान अपने होटल पहुंच गया। उसने आसपास देखा और जब उसे कोई नजर नहीं आया तब उसने चैन की सांस ली। आहान का दिल भी डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था, पर अब वो शांत हो गया था। आहान अब सेफ था, पर फिर भी उसके दिल में ये डाउट था कि सब कुछ इतना स्मूथली कैसे हो गया। सब कुछ बिल्कुल वैसे हुआ जैसा उसने सोचा था। ऐसे होने के चांसेस बहुत कम थे, पर फिर भी ऐसा हो गया था। आहान अपने रूम में जाने से पहले अरमान के पास गया। उसने जब दरवाजे पर नॉक किया तब जाकिर ने दरवाजा खोला। आहान तुरंत अंदर गया और उसने अरमान और जाकिर को सारी बात बता दी। ये सब बातें सुनकर जाकिर ने कहा, पोप ग्रेट है, वो तुम्हें सिर्फ टिफनी के लिए नहीं कह रहे, बल्कि फ्यूचर में तुम्हें पोप बनाने की भी बात कर रहे हैं।
दिस प्रूव्स दैट यू आर द हीरो इन हिज आइज। इसके बाद जाकिर ने कुछ सोचा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पोप क्या प्लान कर रहा है। आहान, यू हैव टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली, जाकिर जो कह रहे हैं वो सही है। तुम भले ही बहुत इजीली एंशिएंट पैलेस से होटल पहुंच गए हो, पर मुझे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही है। अरमान ने कहा। वो आहान को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आहान के साथ भी वही हो जो कुछ साल पहले उनके साथ हुआ था। अरमान की ये बात सुनकर जाकिर ने कहा, वो यहाँ इजीली पहुंचा या नहीं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो यहाँ सेफली पहुंच गया। वैसे भी कल अलायंस लीडर हिमांशु आने वाले हैं। एक बार वो यहाँ पर आ गए फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हिमांशु का नाम सुनकर अरमान उदास हो गए, पर फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। हिमांशु वो नाम था जिससे सब डरते थे। आहान भी इस वक्त बहुत अनईजी फील कर रहा था और उसे इसका कारण भी समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त वो एक गहरी सोच में डूब गया था। वेटिकन सिटी चर्च में पोप और हेनरी आपस में बात कर रहे थे। हेनरी ने पोप को आहान के प्लान के बारे में सब कुछ बताया। पोप हंसने लगे और उन्होंने कहा, व्हाट अ स्मार्ट एंड क्लेवर गाय। हेनरी, आपको इस मैटर के बारे में क्या लगता है? पोप, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आहान बहुत स्मार्ट है। उसे सही जगह, सही टाइम और सही लोग कंबाइन करके अपने मोमेंटम को सेट करना अच्छे से आता है। उसे पता था कि वो तीनों चर्च के आसपास उसे कुछ नहीं करेंगे। उसने कार की मदद से पहले उन तीनों को गुमराह किया और खुद सिटी बॉर्डर पहुंच गया। उसने बहुत स्मार्टली टाइम डिफरेंस क्रिएट किया और होटल पहुंच गया। हेनरी ने कहा। इसके बाद वो रुक गए और फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, पर मुझे लगता है कि उन तीनों ने जानबूझकर आहान पर अटैक नहीं किया। कार के एक साइड से साफ पता चल रहा था कि उसमें आहान नहीं है। वो तीनों आहान से नफरत करते हैं। आहान जैसे ही होटल से बाहर निकलेगा वो तीनों उसे जान से मारने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे डर है कि वो तुरंत ही आहान की जान ले लेंगे। पोप ने कहा, पर फिर उन्होंने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया? पोप ने सोचा। हेनरी को भी इस वक्त सवाल का जवाब नहीं पता था, इसलिए उसने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। अचानक से पोप ने कुछ सोचा और फिर कहा, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता चल गया है कि हिमांशु आने वाला है, या फिर शायद आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हिमांशु कभी भी अपने ट्रेल्स के बारे में बताते नहीं है, इसलिए उनके आने की खबर किसी को नहीं हो सकती है। हेनरी ने कहा, तो फिर क्या ऑगस्टस आ गया है? पोप ने दूसरा अंदाजा लगाया। ऑगस्टस मतलब तूफान। अगर वो आ भी गया तब भी उन तीनों के पास अटैक ना करने का कोई रीजन नहीं है। विलियम ऑगस्टस का स्टूडेंट था और आहान ने ही उसे जान से मारा है। मेरे हिसाब से उन तीनों को ऑगस्टस के साथ मिलकर आहान पर अटैक करना चाहिए था। हेनरी ने कहा, तुम्हारी बात भी सही है। फिर तो जो एक बात सबसे ज्यादा सेंस बनाती है वो ये है कि उन्हें पता चल गया था कि तुम सीक्रेटली आहान का पीछा कर रहे थे। पोप ने कहा, हाँ, ये रीजन हो सकता है। वो तीनों भी मेरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म से है। अंधेरे में भी उन्हें यह जानने में देरी नहीं लगेगी कि मैं आहान को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। हेनरी ने कहा। कुछ देर शांत रहने के बाद हेनरी ने पूछा, योर मैजेस्टी, आपने मुझे सीक्रेटली आहान का पीछा करने के लिए क्यों कहा था? उसने तो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। पोप ने ऐसा क्यों किया था? वो इस बात का हेनरी को क्या जवाब देंगे? So guys, next part is coming soon and next part is very next level. सच में मजा आने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड इज द मोस्ट बूम। सच में मजा आएगा गाइस। तो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, शेयर कर देना यार प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट यार आ रहा है बहुत जल्द। क्योंकि उसमें जो होगा सच में मजा आ जाएगा। क्या आहान निकल पाएगा इस सिचुएशन से, इस आइलैंड से? तो गाइस सच में मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। आई डोंट नो कि चीजें नेक्स्ट एपिसोड में कितनी ज्यादा बेहतरीन होंगी, बट जो भी होगा सच में कूलेस्ट होगा, मजेदार होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आखिर क्या होगा तो यार कमेंट करना है, शेयर करना प्लीज यार। कमेंट नहीं करते यार, आप लोग वीडियो देखते हो बट कमेंट नहीं करते यार। कमेंट करना ठीक है, और शेयर कर देना अगर करना हो तो यार कर देना प्लीज, शेयर कर देना ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आखिर क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? सच में जबरदस्त मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।